प्रस्तावित उलीहातू और खूंटी दौरे को लेकर तैयारियां तेज। मुख्य सचिव और डीजीपी ने लिया जायजा। भाजपा ने भी झोंकी ताकत। राजभवन की पहल पर रांची में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन। विश्वविद्यालयों के कुलपति 25 तक जमा करेंगे 12 वर्षों का विजन और स्ट्रैटेजी। हजारीबाग और गोड्डा से एटीएस ने आईएसआईएस के 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। फिलिस्तीन जाकर हमले की रच रहे थे साजिश। और गोवा में खेले जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेल का आज होगा समापन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि। झारखंड को मिले 6 स्वर्ण समेत कुल 25 पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत और पाकिस्तान में चर्चित करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के आज 4 वर्ष पूरे हो गए। आस्था का केंद्र करतारपुर साहिब गुरुद्वारा न सिर्फ सिखों और हिंदुओं के लिए बल्कि गुरु नानक देव जी के प्रति समर्पित भाव रखने वाले मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए भी खासा महत्व रखता है। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यहीं पाकिस्तान के करतारपुर जिले में बिताए थे। यह वह पवित्र भूमि है जहां श्री गुरु नानक देव जी पहले सिख समुदाय की स्थापना की, कई नैतिक सिद्धांत निर्धारित किए और सिख धर्म के दूसरे गुरु को चुना। 70 वर्षों से अधिक समय से तीर्थयात्री श्री करतारपुर साहिब को केवल दूरबीन लेंस के माध्यम से देख सकते थे। इसके बाद तकरीबन 4 साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय मानव गलियारे का उद्घाटन किया गया। इसके जरिए भारतीय तीर्थयात्रियों को बिना वीजा के पाकिस्तान के करतारपुर जाने की अनुमति मिली। 9 नवंबर ही वो तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। 2 विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था। आज 9 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत हुई है। इसमें भारत का भी सहयोग रहा है, पाकिस्तान का भी। दोनों देशों के बीच दशकों से बढ़ते तनाव के बावजूद इस पहल ने अमन और शांति का संदेश दिया। भविष्य के दृष्टिकोण से भी इस कदम को महत्वपूर्ण माना गया। आज श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा न केवल सिखों और हिंदुओं के लिए बल्कि श्री गुरु नानक देव के प्रति समर्पित भाव रखने वाले मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए भी खासा महत्व रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर को प्रस्तावित उलीहातू और खूंटी दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कल उलीहातू और खूंटी में कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। दोनों अधिकारी पूरे दल बल के साथ पहले खूंटी पहुंचे और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बनाए जा रहे अस्थायी हेलीपैड और बिरसा कॉलेज में निर्माणाधीन फुटबॉल स्टेडियम का जायजा लिया। इसके बाद दोनों अधिकारी उलीहातू गए, जहां बिरसा उड़ा और बिस्ता कॉम्प्लेक्स के पुनर्निर्माण कार्य और सौंदर्यीकरण का जायजा लिया। इस दौरान मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इधर प्रदेश भाजपा ने भी प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश भाजपा जनजातीय मोर्चा ने कल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में तय किया गया कि अनुसूचित जनजातीय समाज के हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा, वाद्य यंत्रों, ढोल नगाड़े और मांदर के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैठक में अन्य लोगों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे।
राजभवन की पहल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का कल समापन हो गया। कार्यशाला में 12 विश्वविद्यालयों के कुलपति और अधिकारियों की 60 सदस्यीय टीम क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान कार्यशाला में शामिल सभी विश्वविद्यालयों को अगले 12 वर्षों का मिशन और स्ट्रेटेजी 25 नवंबर तक राजभवन में जमा करने का निर्देश दिया गया। Seminar is an open dialogue. What are the obstacles in bringing up our universities to the national and international standards? And where all are the technical institutions are required in the remote places, where in some districts there is not even one single technical college is there. That has to be addressed. That too, it is in the remote places like the tribal areas. It is there. That we will take care of those districts. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पोप के एम्बेसडर लियोपोल्डो गिरेली से औपचारिक मुलाकात की। गिरेली रांची से दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो, बिशप थियोडोर मस्कारेहंस और मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की आज होने वाली बैठक में महुआ की लोकसभा सदस्यता खत्म करने को लेकर सिफारिश को स्वीकार भी किया जा सकता है। रिपोर्ट को स्वीकार भी किया जा सकता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लिए। इस मामले को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया था। महुआ मोइत्रा इस मामले में 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। पहले इन आरोपों को महुआ ने गलत बताया था कि हीरानंदानी के कबूलनामे के बाद महुआ को भी मानना पड़ा कि उन्होंने अपने अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड हीरानंदानी से शेयर किया था। राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर से ईडी आज पूछताछ करेगी। इससे पहले कल जेलर नसीम खान से ईडी ने घंटों पूछताछ की और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। इन पर सबूतों को नष्ट करने, साजिश रचने, गवाहों को धमकाने और ईडी अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर खोले जाने और इनके संचालन से संबंधित विनियम घोषित किए हैं। इसके अनुसार विदेशी विश्वविद्यालय पात्रता शर्तें पूरी करने पर भारत में अपने कैंपस खोल सकते हैं। इसकी घोषणा कर दी। इसके मुताबिक वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में आने वाले संस्थान भारत में अपने कैंपस स्थापित कर पाएंगे। नियमों का उद्देश्य नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाना और भारत में उच्च शिक्षा को एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्रदान करना है। राज्य में पहली बार कल्पनाओं को चित्रकला के माध्यम से एक मंच पर लाने के उद्देश्य से आर्ट गैलरी मोक्षम शरणम का कल शुभारंभ हुआ। हटिया हवाई नगर के पास इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सपम रणवीर सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के मंझे कलाकारों के साथ क्षेत्रीय, शहरी और सुदूरवर्ती क्षेत्र के उभरते हुए कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने और बेहतर सीख पाने का स्थानीय स्तर पर अवसर मिलेगा। इस मौके पर संस्थापक मुनमुन ढाली ने कहा कि आर्ट गैलरी मोक्षम शरणम के माध्यम से विभिन्न चित्रकला, मूर्तिकला, जनजातीय कला, समकालीन कला साहित्य को एक जगह समाहित करने का प्रयास किया गया है ताकि कोई भी कलाकार यहां आकर इसका लाभ उठा सके। उत्तराखंड आज अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य स्थापना दिवस मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य आयोजन देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी और राज्य की विशेषताओं का जिक्र भी किया। अपनी अलग पहचान स्थापित करने और अपने विकास का रास्ता तय करने का उत्तराखंड के निवासियों का सपना आज ही के दिन यानी 9 नवंबर को वर्ष 2000 में उत्तरांचल राज्य की स्थापना के साथ पूरा हुआ था। उस समय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। बाद में राज्य का नाम बदलकर
उत्तराखंड रखा गया है। ये प्रसन्नता की बात है कि नई पहचान के साथ उत्तराखंड के परिश्रमी लोगों ने राज्य के लिए विकास और प्रगति के नित नूतन शिखरों पर अपने कदम जमाए हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु के आशीर्वाद स्वरूप देवालयों से पवित्र उत्तराखंड को देवभूमि कहने की परंपरा वंदनीय है। साथ ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती एवं शक्ति के अन्य पूजनीय स्वरूप से ऊर्जा प्राप्त करने वाली तथा गंगा जमुना जैसी नदी माताओं के स्नेह से सिंचित ये पावन धरती देवी भूमि भी है। ये क्षेत्र जय महाकाली और जय बद्री विशाल के पवित्र उद्घोष से गुंजायमान है। हेमकुंड साहिब और नानक सत्ता से निकले गुरबानी के स्वर यहाँ के वातावरण को पावन बनाते हैं। पिछले वर्ष दिसंबर के महीने में मुझे उत्तराखंड की यात्रा करने का सुअवसर मिला था। उत्तराखंड में आने के प्रत्येक अवसर तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त करने की तरह होता है। उत्तराखंड की इस देवभूमि से मैं सभी देशवासियों के लिए दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। झारखंड एटीएस की टीम ने हजारीबाग और गोड्डा से आईएसआईएस के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़े थे और इनका मकसद फलस्तीन जाकर फिदायीन हमला करना था। एटीएस को सूचना मिली थी कि गोड्डा निवासी मोहम्मद आरिफ सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों को गुमराह कर संगठन से जोड़ रहा है, जिसके बाद उस पर नजर रखी गई और फिर गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि हजारीबाग के पिलावल निवासी मोहम्मद नसीम के साथ उसकी चैट हुई थी, जिसके बाद नसीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग जिले में दीपावली पर 7 वर्षों से शहीद स्मारक पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी वीर शहीदों के स्थल पर आपका एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया और शहीदों की याद में दिए जलाए गए। थोड़ा सा पीछे भैया थोड़ा सा पीछे कीजिए कैमरा। आप लोग कीजिए ना, आप लोग कीजिए। जय हिंद। आज भी खाली दिवाली के दिन में ही नहीं, रोज एक बार शहीदों को भगवान के साथ साथ उन शहीदों को भी याद करके उनको चढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी उन तमाम अमर शहीद जवानों की शहादत को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रकाश के पर्व दीपावली में बड़े पैमाने पर दियों की बिक्री होती है। यही वजह है कि बाजार की जरूरत को पूरा करने के लिए कुम्हार भी ज्यादा से ज्यादा दिए बनाने में जुटे हैं। प्रकाश का पर्व दीपावली अब बिल्कुल ही नजदीक है और मिट्टी के दियों के बिना दीपावली की बात भी बेमानी है। लाख आर्टिफिशियल लाइटों के बावजूद मिट्टी के दियों के बिना दीपावली पूरी नहीं होती। तो दीपावली में दियों की जरूरत पूरा करने के लिए कुम्हारों ने अपनी चाकों की गति बढ़ा दी है। रांची के पिठोरिया के शंभू प्रजापति का मिट्टी के बर्तनों से पुश्तैनी रिश्ता है और जब से होश संभाला है ये मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते आ रहे हैं। फिलहाल महीने भर ये दीपावली के लिए मिट्टी के दिए तैयार करने में मशगूल हैं। एकदम हमको अवसर बनना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते बिखर गए और बढ़िए रहे हैं। अभी तक थोड़ा थोड़ा बना रहे थे, लेकिन ज्यादा बना रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की तारीफ में शंभू कहते हैं कि इस योजना से अब उनका कारोबार खूब फलेगा फूलेगा और अब कोई शिल्पकार भूखों नहीं मरेगा। और अच्छा बिजनेस बढ़ेगा ना, और बिजनेस अच्छा बढ़ेगा। सबको चाहता है कि नया नया आइटम निकले तो भूख नहीं मरेगा। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ऐसा है कि इसमें न सिर्फ सालों भर का रोजगार है बल्कि भारतीय पर्व त्योहारों से इनका सीधा और पावन रिश्ता भी है। और तो और आधी आबादी की भी इसमें पूरी भागीदारी है। दिया निकालते हैं, घुसाते हैं, रंगते हैं, यही सब काम होता है। लेकिन सबका माटी भी मिसते हैं।
भारतीय पर्व त्योहार रोजगार प्रदायी होते हैं और त्योहारों का मौसम आते ही स्थानीय शिल्पकारों को अच्छी खासी आय का एक ठोस जरिया मिल जाता है। अब तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से इनके जीवन में एक नए उजाले की उम्मीद भी जगी है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में दीपावली सहित अन्य त्योहारों को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में मिठाई सहित अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों का औचक निरीक्षण कर नमूना संग्रह किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नमूना संग्रह कर जांच के लिए रांची भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने पर दोषी दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाजार दिवाली से त्योहार आने वाले हैं, इसमें मिठाइयों की बिक्री काफी बढ़ जाती है। इसमें मिलावट की भी संभावना सब लोग इनकार नहीं कर सकते। मिलावटी सामान की बिक्री एवं मिलावटी मिठाई की बिक्री के रोकथाम के लिए हम लोग पूरे जामताड़ा शहर में हम लोग जांच अभियान चला रहे हैं। इसके क्रम में हम लोगों ने कुल 15 लीगल सैंपल उठाया अलग अलग विभिन्न मिठाइयों दुकानों से, और जांच के लिए हम लोग राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नागपुर रांची भेजेंगे। वहां से हमें जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हम लोग अग्रसर कार्रवाई करेंगे। इधर खूंटी में भी जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने भी फुटपाथ पर पनीर बेचने वाले कारोबारियों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही जांच के लिए पनीर के नमूने एकत्रित किए गए। इस दौरान पनीर विक्रेताओं को साफ सफाई रखने और पनीर को ढक कर रखने का निर्देश दिया गया और चेतावनी भी दी गई। केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय की ओर से जल दिवाली मनाने के लिए जल के लिए महिला के लिए जल अभियान 7 नवंबर से चलाया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि 3 दिवसीय इस अभियान के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देश भर के 550 से अधिक जल शोधन संयंत्रों का दौरा कराया जा रहा है। सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत देश भर में जल दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार 13 जिलों में 7 से 9 नवंबर तक जल दिवाली मना रही है। गुरुवार को दूसरे दिन लखनऊ में स्थित जल संस्थान के ट्रीटमेंट प्लांट में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भ्रमण कराकर जल को स्वच्छ बनाने और उसके इस्तेमाल की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस अवसर पर महिलाओं के लिए नीली साड़ी ड्रेस कोड निर्धारित की गई थी। महिलाओं ने कहा कि जो जानकारी उन्हें मिली है उससे वे भविष्य में जल संचय और उनके उपयोग के बारे में लोगों को आगे भी जानकारी देंगी। यूपी के बांदा में जल दीपावली कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जल संस्थान में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा जल के शुद्धिकरण और उसकी उपयोगिता व महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान महिलाओं को सरकार की तरफ से एक जल किट का वितरण भी किया गया। समूह की महिलाओं को पूरे प्लांट में जल के एकत्रित करने से लेकर शुद्धिकरण तक के सभी चरणों के बारे में हर क्षेत्र में ले जाकर पूरी प्रक्रिया दिखाई और विस्तार से समझाई गई। इसके साथ ही उन्होंने समूह की महिलाओं को पानी के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए जल संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया। आज यहाँ बुरागढ़ जनपद बांदा में बुरागढ़ स्थित 10 MLD जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें जो हमारे NULM की जो महिलाएं हैं उन लोगों की विजिट रखी गई है और इसमें जो है लगभग 40 महिलाओं द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। और उसके साथ हमने इन्हें बताया कि जो आपको शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है आपके बांदा में, वो किस तरह से हम लोग नदी से उठा करके और उसे शुद्धिकरण करते हैं, वो सारी प्रक्रिया इन्हें बताई गई। कार्यक्रम में आई हुई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि हमारे घरों तक जो जल पहुंचता है उसको किसी भी प्रकार से बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विभाग के द्वारा शुद्धिकरण के बाद जो जल हमारे घर तक पहुंचता है उसके लिए विभाग के कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर जो आयोजन है वो भारत सरकार द्वारा जल दिवाली का आयोजन किया गया है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। बूढ़ा ऑफिस का जल संस्थान है जहाँ पर सभी महिलाओं को एकत्रित करके उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमें ये सिखाया जा रहा है यहाँ पर कि किस तरह से नदी से पानी आकर के टैंकरों में भर के इकट्ठा किया जाता है, उसे फिल्टर किया जाता है और अलग अलग प्रकार के इसमें केमिकल डाल करके शुद्ध किया जाता है। और 7 प्रकार के टैंकर बने हुए हैं इसमें और 7 प्रकार से फिल्टर किया जाता है। बिहार के पूर्णिया में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जल दीपावली का आयोजन किया गया। सभी ने जल दिवाली रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं महापौर विभा कुमारी ने कहा कि शुद्ध जल जीवन के लिए बहुत जरूरी है और लोगों को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। जल को मतलब कैसे शुद्ध
इधर राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में भी जल दिवाली मनाई जा रही है। खूंटी नगर पंचायत में कल जल दिवाली का आयोजन किया गया। इसके तहत केंद्र सरकार के निर्देश पर खूंटी नगर पंचायत में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा वाटर फॉर वुमेन और वुमेन फॉर वाटर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जमुआदाग स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भ्रमण कराया गया। उन्हें जल शोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर जुटको के प्रतिनिधियों ने जल स्रोत, जल शोधन के दौरान जल में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ, रसायनों और उनके शुद्धिकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। हजारीबाग पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय ब्राउन शुगर कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि गिरफ्तार कारोबारियों के पास से 142 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। कर पकड़ा। उनकी जब नियमानुसार तलाशी ली गई तो उनके पास से करीब 142 ग्राम ब्राउन शुगर, जो कि एक अत्यंत नशीला पदार्थ है, जब्त किया गया। इस जब्त किए गए ब्राउन शुगर की कीमत अभी करीब 5 लाख के आसपास है। ये प्योर फॉर्म में ब्राउन शुगर हम लोगों ने बरामद किया है। इसको जब एडल्ट्रेशन करके इसका क्वांटिटी बढ़ाया जाता तो शायद ये 10 लाख रुपए के अधिक कीमत में लोकल मार्केट में इसको बेचा जाता। इस बार हम लोगों ने जो ब्राउन शुगर पकड़ा है, इसमें एक खास बात यह है कि इसमें जो 2 लोग पकड़े हैं, ये बिहार नवादा से इस ब्राउन शुगर को ला करके हजारीबाग के लोगों को बेचने का कार्य कर रहे थे। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। भाजपा महिला मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश कार्यालय से जुलूस की शक्ल में हरमू चौक तक जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। इस दौरान महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का अपमान करना इनकी गठबंधन की उन्होंने कहा कि महिलाओं का अपमान करना इंडिया गठबंधन के लोगों की पहचान बन गई है। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के शीतला मंदिर रोड स्थित किरासन तेल टंकी के पास जमीन विवाद में 2 पक्षों में विवाद के बाद गोलीबारी हुई। इस झड़प में 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल रेफर कर दिया गया है। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र स्थित मुख्य चौक के नजदीक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल भेज दिया है। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड क्षेत्र के पशु चिकित्सालय परिसर में बनी 50 फीट ऊंची पानी की टंकी से एक युवती ने छलांग लगा दी। युवती की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एमएमसीएच मेदिनीनगर में इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। कोडरमा जिले के तिलैया डैम ओपी अंतर्गत नाना और नाती का अपहरण किए जाने के मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने दोनों को सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में 2 महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ जिले में एक संकी पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद वो शख्स अपनी बेटी से झूठ बोलकर घर से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से 16 और 17 नवंबर को रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम खेलगांव में राज्य स्तरीय इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के जिला स्तरीय विजयी टीमें देशभक्ति की धुन पर मनमोहक बैंड की प्रस्तुति देंगी। रामगढ़ शहर में दीपावली के मौके पर पटाखों का बड़ा बाजार सजता है। इस बाजार में अवैध तरीके से पटाखों का भंडारण और विक्रय की सूचना जिला प्रशासन को मिल रही थी। इस सूचना को लेकर एसडीओ शीलवंत भट्ट और रामगढ़ अंचल अधिकारी सत्येंद्र पासवान ने संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाया। श्री श्री काली पूजा समिति बजरंग क्लब इस वर्ष कोकर में केदारनाथ मंदिर का प्रारूप बना रही है। पंडाल की चौड़ाई 30 फीट और ऊंचाई 40 फीट है। साथ ही परिसर में विद्युत सज्जा, रंगीन फव्वारे और आकर्षक तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं को पूजा पंडाल के अंदर मां काली की भव्य मूर्ति के दर्शन
और अब बात करते हैं मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान आमतौर पर आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 11 नवंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं 12 और 13 नवंबर को आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। और अब बात कारोबार जगत की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इस दिवाली वोकल फॉर लोकल थ्रेड के साथ भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावना का समारोह मनाने का किया आह्वान। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। आईटी गवर्नेंस जोखिम नियंत्रण से संबंधित ये दिशा निर्देश ग्राहकों के हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले डायरेक्टरों के लिए है। भारत और नीदरलैंड के बीच हेग में समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। चिकित्सा उत्पाद का जो विनियमन है उस पर सहयोग के लिए दोनों देशों ने चिकित्सा उत्पादों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आईआरसीटीसी का चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 30.36% से इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित उलिहातू और कोची दौरे को लेकर तैयारियां तेज। मुख्य सचिव और डीजीपी ने लिया जायजा। भाजपा ने भी झोंकी ताकत। राजभवन की पहल पर रांची में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन। विश्वविद्यालयों के कुलपति 25 तक जमा करेंगे 12 वर्षों का विजन और स्ट्रैटेजी। हजारीबाग और गोड्डा से एटीएस ने आईएसआईएस के 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। फिलिस्तीन जाकर हमले की रच रहे थे साजिश। और गोवा में खेले जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेल का आज होगा समापन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि। झारखंड को मिले 6 स्वर्ण समेत कुल 25 पदक।